हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चन गेस पेपर ऑफ नीट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो लिटरली आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अगर आपको लगता है आपको लिटरली 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी ये गेस पेपर का सॉल्यूशन होगा, आपको समझ आएगा रियल में केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाते हैं। कभी कभी आप कितने भी टेस्ट सीरीज़ दे दो, अगर वो रेलेवेंस नहीं है तो डजेंट मैटर, आपके नंबर आ भी रहे हैं तो कोई फ़ायदे का नहीं है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती हैं, रेलेवेंसी, लेवल ऑफ क्वालिटी और कंटेंट क्वालिटी। ये देखो क्या है, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आई गारंटी कि इस बार हमारा जो 5 स्टेप स्ट्रेटजी करेगा ऑलरेडी वो आउट ऑफ 180 लाने वाला है। और ये प्रूवन स्ट्रेटजी है, प्रूवन पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऑलरेडी ये करके दिखा दिया है। अगर किसी को आपको लगता है कि है ना, और जेन्युइन लगना भी चाहिए कि यार क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, हम इस चैनल को ज्वाइन करें या ना करें, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना, आपको समझ आएगा कि क्या होता है केमिस्ट्री और कैसे पढ़ा जाता है। लोग आपके साथ इमोशन के साथ खेल रहे हैं, कोई कुछ भी दे देता है, आप बस देखे जा रहे हो, कोई 2-4 क्वेश्चन दे के ट्रिक बता के ये बात ख़त्म कर दे रहा। भाई नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इमोशन के साथ बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है हमने रैंडम क्वेश्चन कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। 5 स्टेप स्टडी क्या है पूरा डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देखो, है ना, पूरा रिसेंट वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा। हम फिलहाल वीडियो के बीच में बताएंगे और जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें तो पता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपको पहले मिलता है, खुद से ट्राई करते हो, फिर हम सॉल्यूशन देते हैं। और सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि आंसर बता के ख़त्म, सॉल्यूशन ऐसा कि पूरा केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पूरा रिवाइज हो जाए, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। देखो, तो आपको ये गिवन है और यहाँ पे है HCN। आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? देखो, साइनाइड पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होता है कार्बोनिल वाले सेंटर पे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाता है। जैसे ही ऐसे बॉन्ड ओपन हुआ तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो के अकॉर्डिंग एरो के हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव होता है। नेगेटिव हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, और टेल पार्ट पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही आपने ये किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, साइनाइड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ H+ भी था तो वर्कअप होके वो कुछ वर्कअप हो जाएगा, H+ भी तो था, H+ आएगा। और ये चीज़ें बताई नहीं जाती, जब आप प्रैक्टिस किए रहते हो तो आपको सम अंडरस्टूड होता है वर्कअप कहाँ कराना है, क्या कराना है। तो साइनाइड लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप नोटिस करो H3O+ गिवन था, और H3O+ अगर गिवन हो तो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब CN ग्रुप को कम्प्लीटली COOH में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए डायरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है H3O+। H3O+ क्या करेगा, देखो ये एसिड होता है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, इसके H+ पे यहाँ से क्या निकलेगा, H+ अटैक किया। लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, और H+ पे अटैक किया। तो जैसे ही अटैक किया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, O पे पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर जा रहा है, एक H पहले से था, एक H और आ गया, और यहाँ पे COOH, और ये अपने पास ऐसे हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने और ये हमने H3O+ गलत ले लिया है, एसिड है ना, तो H2SO4 है ना डियर, H2SO4 एसिड है, ये देगा H+, सही, बाकी सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये ऐसे हो गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसे क्या पसंद होता है, लाइक करता है नेगेटिव चार्ज को, तो वो पॉजिटिव नहीं रखना चाहेगा कभी भी, तो तुरंत इसे भगाएगा। और भगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है पता है, यहाँ पे गिवन है हीट गिवन है, हीट गिवन है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी हाइड्रोजन है, सेम ही हाइड्रोजन है, तो किसी के एक को आप कर लो, हीट है तो ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप है H2O, तो -H2O बाहर हो गया। और जैसे आपने इसको ऐसे तोड़ा होगा तो इस पे आया होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पहले से था, न्यूट्रल हो गया, H2O बाहर हो गया। यही तो चाहता था, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए। तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया कुछ इस तरीके का कंपाउंड, ये बन गया, और ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे COOH था, उसको आप ऐसे ही लगा लो, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लगा लिया है ना, आपको नेक्स्ट स्टेप में जो गिवन है वो बोल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
जब भी बोरॉन का कंपाउंड होता है B2H6 होता है और H2O2 गिवन हो साथ में, वो भी बेस OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? लेस स्टेबल कार्बोकटायन जो होगा, लेस स्टेबल कार्बोकटायन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एल्कीन था, यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनता है एल्कीन पे, वो कितने डिग्री बनता है? देखो 2 डिग्री बनता, और यहाँ पे कार्बोकटायन जो बनता है 1 डिग्री बनता। हमेशा जब ये गिवन होता है तो डबल बॉन्ड पे ही कार्बोकटायन सोचा करो। ये देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 तो 2 डिग्री, और ये कार्बन 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो जहाँ पे 1 डिग्री है बस वहीं पे आपको क्या करना होता है? वहीं पे आपको OH को जोड़ देना होता है, और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और बाकी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं, ज़रूरत पड़ सकता है, यहाँ पे जो ये आता है सीन एडिशन करता है। कैसा एडिशन? सीन एडिशन होता है इसका, H और OH का, ठीक है। और ये कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट वाला है, अगर आप मैच करा पा रहे हो तो, ठीक है। मैंने रीअरेंज करके नहीं लिखा, आप देख लो, नंबरिंग कर लो चाहे तो। देखो भाई, 1 है 2 है, तो यहाँ पे देखो एसिड पे क्या था? 1 था, तो 1 है 2 है, 2 पे मिथाइल लगा था, मिथाइल लगा है, इधर जाओ 3 है, इधर जाओ 3 है, 3 पे OH, 3 पे OH। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। तो देखो भाई, ये तो ईजी क्वेश्चन है। अगर कभी अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH लिखा है, तो वो हमेशा E2 रिएक्शन कराता है। E2 रिएक्शन कहीं पे देखो कौन सा वाला दिख रहा है? अच्छा, सेकंड में अल्कोहलिक दिख रहा है, मतलब ये याद था तो इसलिए पहले हमने लिख दिया उसी को। तो ये अपने पास हो गया। और जैसे मैच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको हमेशा सबसे पहले उसी ऑप्शन को चेक करके एलिमिनेट करना जो आपको आता हो, क्योंकि क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एग्जाम में टाइम कम होता है तो सभी सॉल्व करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो ये हो गया 0, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। प्रोडक्ट भी बनाना सीख लो। बीटा हाइड्रोजन तो दोनों सिमिलर हैं, देखो सेम, तो किसी हाइड्रोजन को ये बेस खाएगा और ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा। तो एंटी एलिमिनेशन होता है एक्चुअल में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप होते हैं वो अपोजिट होने चाहिए। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये बन गया। इसको कौन सी रिएक्शन में बोलते हैं भाई? E2 रिएक्शन बोलते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म समझ आ गई, सेकेंड वाला क्या करेगा? E1। अच्छा देखो, अल्कोहलिक है, एक्चुअल में उसे E2 लिखना था, पर कोई बात नहीं, अगर E2 नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप E1 यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। E1 बोल सकते, एलिमिनेशन तो है ही। अब आओ एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ तो घबरा नहीं जाना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना। अब यहाँ पे थर्ड वाला अगर देखो, कभी स्टेबल कार्बोकटायन दिखे, विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो SN1 करता है। प्रोटिक सॉल्वेंट वो क्या करता है? SN1 करता है। इंपॉर्टेंट बात है जो JEE या नीट में 2024 में पूछा था, SN1 में प्रोडक्ट की बात करें, मेजर माइनर, तो प्रोडक्ट मेजर होता है, मेजर की बात करें तो रिटेंशन होता है, लेकिन बनता दोनों है। रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर समझते हो, मतलब इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, लेकिन मेजर रिटेंशन होता है। तो अगर मुझे साफ साफ दिख रहा है जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये यहाँ पे जो हैलोजन बन रहा है H2O है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, देखो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो कार्बोकटायन बन रहा है वो भी स्टेबल है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगा? SN1। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अल्फा H है, तो अपने पास कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपने पास SN1, OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो SN1 हो जाएगा। तो C का फर्स्ट और B का थर्ड, C का फर्स्ट B का थर्ड, एक ही ऑप्शन। अच्छा, और A का सेकेंड, हाँ A का सेकेंड हो जाएगा क्या? एक्वस KOH, नहीं। और एक्वस है यहाँ पे, ये देखो जो कार्बोकटायन बनेगा वो भी 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और एक्वस है तो ये SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। करेक्ट है भाई। तो ऑप्शन, भाई कभी कभी ऑप्शन गलत टिक हो जाता है भाई, बताया सब कुछ सही हो, ऑप्शन गलती से गलत हो जाता है, तो उसे गलत नहीं माना करो, ठीक है। कमेंट करते हो आप लोग। तो A का सेकेंड कहाँ पे दिख रहा है? A का सेकेंड, हाँ A का सेकेंड, B का थर्ड, ऑप्शन नंबर C इसी में है ना। हाँ करेक्ट है भाई, C का फर्स्ट, B का थर्ड और C का फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन गिवन बिलो।
तो देखो अगर कभी सोडियम इन ड्राई ईथर गिवन है, सोडियम ड्राई ईथर या ईथर ही लिखा हो, ड्राई ईथर विथ RX, तो हमेशा वुड्स रिएक्शन करता है। कौन सी? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, हमेशा याद रख लेना 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर RX गिवन है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर बनता है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है। 3 डिग्री RX है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे जो गिवन है आपको अल्काइल हैलाइड देखो गिवन है वो 3 डिग्री ही गिवन है, नहीं 2 डिग्री गिवन है, 1 2 2 डिग्री गिवन है। सोडियम और ड्राई ईथर गिवन है, ठीक है, सोडियम इन ड्राई ईथर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ब्रेक किया, ये क्या बना? रेडिकल बना। और जैसे ही रेडिकल बना, 2 मॉलिक्यूल थे, ये 2 गिवन था, तो एक रेडिकल और आएगा इसे एक सामने, और ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री था तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर बन गया। इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता, एक बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना है ना। और CH4 इस रिएक्शन से नहीं बनता कभी भी। तो ये हो गया। तो अगर ये 2 डिग्री था तो कॉम्बिनेशन बना लिए, लेकिन अगर मान लो 3 डिग्री अगर ऐसे लिखा होता, ये अगर गिवन होता है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए सेम चीज़ कराई जाती, तो आप इसको नो डाउट ऐसे तोड़ते और यहाँ पे रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता पता है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आजू बाजू में सेम टाइप के हैं, लेकिन अगर अलग हाइड्रोजन होते तो सबका रेडिकल बनाते हैं। यहाँ किसी एक को हमने तोड़ लिया, रेडिकल से रेडिकल को जोड़ देना, तो ये मेजर बनता है 3 डिग्री में, है ना। तो अगर मान लो डिफरेंट हाइड्रोजन होते तो आप तोड़ते और रेडिकल कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, उसी रेडिकल को आप इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना देते। तो ये होता है, याद रखना आप। ये मैंने आपको बता दिया, ना जाने कितने बारी बताए, इसलिए थोड़ा हमने आपको फिर भी कोशिश किया सब कुछ बताने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए 12 है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको मैं बता दूँ। लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो जाता है, और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज हो जाता है। तो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर की भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर आइडिया होना चाहिए। 12 मैग्नीशियम का होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ये सेकेंड ग्रुप में आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में। उसके बाद आपको 55 गिवन है, 55 होता है सीजियम का फर्स्ट, ये 55 होता है, ठीक है, 55 सीजियम का होता है, 12 इसका होता है। और 38 भी गिवन, 38 होता है स्ट्रॉन्शियम का, मैग्नीशियम आएगा फिर स्ट्रॉन्शियम आएगा 38, ठीक है। 17 गिवन है क्लोरीन का, क्लोरीन तो इधर कहीं होगा भाई, इधर कहीं बना लो क्लोरीन का, है ना। पीरियोडिक टेबल का एक मैं मोटा मोटा आइडिया लिख रहा हूँ। और 38 1 2 3 4 हो गया, ये क्लोरीन है 17। अब एक बात बता दो, इधर से इधर जाओगे लेफ़्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाओ, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है किसका हो जाएगा लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये थर्ड ऑप्शन का। तो यही आइडिया था ये, बाकी एक्सेप्शन वगैरह याद रख लो। सेकंड पीरियड में क्या होता है, बोरॉन बेरिलियम बोरॉन में होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होता है, ये ज़रूर याद होना चाहिए, है ना, हमने कराया है सुपर 45 में। चलो ये देखते हैं। अगर पोलर नॉन पोलर का आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको देखो, आपको प्लेनर ज्योमेट्री भी निकालना है इसका, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको सबसे पहले निकालता हूँ, ज्योमेट्री निकालने सिखाता हूँ। स्टेरिक नंबर से निकलता है हाफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और ऐड कर देना अगर नेगेटिव चार्ज हो, सब्ट्रैक्ट कर देना अगर पॉजिटिव चार्ज हो, और अगर हाइड्रोजन या हेलोजन हो तो उसको ऐड कर देना। अगर ये मान लो 2 के इक्वल आता है तो ये sp 3 के इक्वल आता है, तो sp2 4 के इक्वल आता है, तो sp3 5 के इक्वल आता है, तो sp3 6 के इक्वल आता है, तो sp3 5 के इक्वल sp3d हो जाएगा, sp3d, और 6 के sp3d2। 7 8 का भी मैंने सिखाया है। और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 1 घंटे का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर है भाई साहब, ऐसा लेक्चर है ना, आप एक बार देखना, मैं क्या ही बोलूँ आपको एक भी क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ, अगर उससे बाहर आ गया ना तो आप बताना मुझे, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है केवल, तो ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको ज़िंदगी में जे एडवांस तक का प्रॉब्लम है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, ज्योमेट्री बता रहा हूँ मैं। इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल बोलते हैं, और इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। शेप सबका अलग आता है, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। और जैसे मान लो IF7 है,
देखना IF7, तो यहाँ पे आप निकाल लो, स्टेरिक नंबर निकालोगे क्या हो जाएगा 1/2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयोडीन है सेंट्रल एटम, कम नंबर है वही सेंट्रल होगा, घिरा होगा सबसे। तो हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक्जेनॉन का 8 होता है, ये सब याद होना चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन 6, तो ये 7 है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है और साइड एटम 7 है। हाइड्रोजन हैलोजन मैंने बोला था ना, उसको ऐड कर लेना, मोनोवैलेंट एटम जो होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा, 7 हाँ 7, तो ये क्या हो जाएगा sp3d3 आ जाएगा, sp3d3। और अगर इतना आता है तो उसको हम पेंटागोनल बाईपिरामिडियल बोलते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं, अगर स्टेरिक नंबर 7 आ गया इसको क्या बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडियल, पेंटागोनल बाईपिरामिडियल, ठीक है। तो ये हो गया पेंटागोनल बाईपिरामिडियल है कहीं, और पेंटागोनल बाईपिरामिडियल है तो ये तो भाई नॉन ही प्लेनर होगा, और कोई ये तो ऑप्शन लिखा नहीं है, तो ये तो कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा, सीधी बात है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक और सिखा देता हूँ, कभी कभी लोन पेयर पूछ लेता है, तो लोन पेयर का ट्रिक याद रख लो, जो स्टेरिक नंबर होता है ना उसी को माइनस कर दिया करो साइड एटम में। स्टेरिक नंबर कितना है 7, साइड एटम 7 है, तो ये हो जाएगा 0, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0। तो ये भी पूछ लेता है ना, तो ये भी याद रख लो। तो ये हो गया। अब ये बताओ भाई पोलर है या नॉन पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर का अलग ट्रिक है, वो भी सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। फिलहाल SO2 का भी हाइब्रिडाइजेशन एक बार निकाल लें, फिर आपको हम बताते हैं। चलो पोलर नॉन पोलर अभी सिखा देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड होंगे वो हमेशा म्यू क्या होता है 0 होता है, और वो हमेशा क्या होता है नॉन पोलर होता है। ट्रिक है ये, जनरली ट्रिक लगाना है ना, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का डाइपोल मूवमेंट वाला वीडियो देख लो, वो भी देख लोगे तो हर वैरायटी प्रॉब्लम कर लोगे। वैसे यहाँ भी मैं 80-90% ही बता दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो ये पहला हो गया, नॉन प्लेनर और नॉन पोलर हो जाएगा, तो ए का ऑप्शन 4th हो जाएगा। तो ए का 4th एक में ही दिख रहा है, वैसे आंसर तो यहीं आ गया, देखो एक ही ऑप्शन से ये 3rd में दिख रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैंने ये देख लिया, नॉन प्लेनर और नॉन पोलर हो जाएगा। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे SO2 है, सेंट्रल एटम क्या है सल्फर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, साइड एटम कितना है 2 है। इवन अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड हैं फिर भी वो कितने आ रहे हैं 2 ही आ रहे हैं, हमेशा ये बना के ही चेक करना, ठीक है। स्टेरिक नंबर अगर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 1/2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन को काउंट मत करना, हाइड्रोजन हैलोजन, तो ये आ जाएगा 3 मतलब क्या हो जाएगा sp2। और अगर लोन पेयर यहाँ पे निकालोगे तो 3 - 2 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ दिखेगा, तो ये तो प्लेनर हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 को हम क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा। तो सेकेंड वाले को अगर आप चेक करोगे तो बी का प्लेनर हो गया और पोलर, ये हो गया आंसर। बाकी आप ऐसे सारे निकाल सकते हो। एक्सेप्शन वाली चीज़ें मैं आपको फटाफट थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसी में देख लेता हूँ कुछ। SF4 का भी देख लो, SF4 क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, साइड एटम कितना है भाई 4, इक्वल नहीं है, और नंबर ऑफ बॉन्ड भी देखोगे तो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया पोलर हो गया, है ना। XeF4 XeF6 का एक्सेप्शन याद रख लेना। स्टेरिक नंबर निकाल लो, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 1/2, सल्फर का 6 और 4 आ जाएगा 5 मतलब होता है sp3d, ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री निकाल दिया। कभी कभी शेप, लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर कितना आ जाएगा 5 - 4, 1 लोन पेयर आ गया। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाईपिरामिडियल कैसे बनता है पता है, SF 1 लोन पेयर होता है, तो ऐसे ही बनाना, कुछ भी आ जाए। सी शॉ शेप आ जाएगा, लोन पेयर शेप में नहीं काउंट करते, ये सब डिटेल में बताया। तो इसका शेप भी कभी पूछ सकता है, तो सी शॉ शेप हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर को नहीं काउंट करना, ये आ जाएगा। तो आई होप कि इतने से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। बाकी भी अगर मान लो, जैसे देखो ये CO2 है, दिख तो रहा है क्या, ये दिख रहा है आपको कि कार्बन क्या है 4 है, और ये साइड एटम क्या है 2 है, साइड एटम 2 है, लेकिन आप धोखा खा जाओगे, म्यू आप बोल दोगे क्या है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये क्या है गलत है
है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड की इक्वल है, साइड एटम सेंटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो भी ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो कई सारे फैक्टर, नॉन पोलर हो जाएगा, कई सारे फैक्टर होते हैं जिसे देख के बताना होता है। ऐसे भी आप चेक कर लो रिजल्टेंट, अब वो टाइम नहीं है, नहीं तो आपको पूरा एक एक चीज़ बताता। वैसे बता दिया, सब कुछ ही बता दिया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। टोटल नेट म्यू नेट जो हो गया है रिजल्टेंट 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। बाकी चलो देख लेंगे। XgF4 और XgF6 का वो एक्सेप्शन होता है, आप एक बार देख लेना ना, मैंने पढ़ा है, आप वहाँ चेक कर लें। देखो जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पूछे, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पूछे, तो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के सेम होती है। जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हैं ना, वही रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है +m + H + I। ठीक है, और इन सब में भी अगर आपको देखना हो तो एरोमेटिसिटी पहले चेक करना है, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव देखना, ये सीक्वेंस को फॉलो करना। ठीक है, और इसमें तो हम देख पा रहे हैं रेजोनेंस, पहले वाले में तो रेजोनेंस नहीं, बाकी सब में रेजोनेंस हमें दिख रहा है। देखते हैं फटाफट। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना है, क्योंकि रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो पहले हाइपर कंजुगेशन देखो। रेडिकल के बगल जो कार्बन होते हैं उसी को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। sp3 कार्बन होने चाहिए, तो 4 अल्फ़ा H है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इस तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भाई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कभी भी डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस नहीं होता और वो अनस्टेबल होता है ना। कार्बोकैटायन होता तो भी सेम स्टेबिलिटी। और यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, 2 टाइम्स रेजोनेंस हो रहा है, देखो रिंग में पूरा। और यहाँ पे ये रेडिकल था, तो ये तो मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल देखोगे तो लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, फिर बताते हैं। तो A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, D, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस। और फिर कौन सा हो जाएगा, B, फिर कौन सा हो जाएगा, A, बाकी दोनों तो अनस्टेबल है, फिर C, और मोस्ट ये E। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। आपको रिएक्शन गिवन है या नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। यूज़ द गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। अब कंबक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो कंबक्शन रिएक्शन, अब देखो इसमें लिखा भी नहीं है, कंबक्शन ऑफ C2H4, इसका कंबक्शन क्या आएगा। कंबक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, और हमेशा फिक्स्ड होता है, CO2 और H2O रिलीज होता है, बाकी बैलेंस करके लिख लो आप। तो एक काम करते हैं, 2 यहाँ लगाते हैं, 2 यहाँ लगाते हैं, और बैलेंस हुआ, और 3 यहाँ लगा देते हैं, अब बैलेंस हो गया। और ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, यहाँ पे CO2 गैस, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। कंबक्शन रिएक्शन में जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप निकालते हो भाई, तो क्या होता है पता है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी जो गिवन होगा। ठीक, हमें पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ C2H4 का निकालना है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ हमें C2H4 का निकालना है, उसी का तो कंबक्शन हो रहा है, तो एक काम कर लो, C2H4 का ही एंथैल्पी निकालना है। तो हम प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितने होंगे उनको सम कर लेंगे, जितने भी होंगे, और रिएक्टेंट का सम कर लेंगे, सिंपल। तो प्रोडक्ट में कौन कौन सा है, CO2 है, तो 2 × ΔHFCO2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, +2 × ΔHF, और ये क्या हो जाएगा, H2O। ये गिवन है आपको, ठीक। ये हमने लिख लिया किसका, ये लिख लिया प्रोडक्ट का, ये हमने लिख लिया प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट का आप लिख लो। रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, ΔHC2H4, ठीक है, ΔHC2H4, और माइनस ऑक्सीजन तो 0 हो जाएगा, इसका ही स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जब कोई अपने नेचुरल स्टेट में पाया जाता है तो वहाँ पर उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये हो गया, बाकी वैल्यू आप पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × -200 हमेशा याद रख लेना, और +2 × ये गिवन है -150, और ये हो गया अपने पास 150 -100, और ये आंसर आ जाएगा -600 kJ/mol आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे मान लो
H2 गैस होता है, O2 गैस होता है जो नेचुरल स्टेट में होते हैं, P4 वाइट होता है, S8 रोम्बिक होता है, ठीक है, रोम्बिक। और वो सभी, इन सभी का क्या होता है, ज़ीरो होता है। बाकी हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, इतना आप याद रखो। आई होप अगर आपने पढ़ा है तो इतना तो याद होना चाहिए। तो ये -600 आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है लीनियर, आपको पहचान। तो देखो N3 स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, N और N2 माइनस। तो एक काम करते हैं, हाइस्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। हिस्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 1/2। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और एक नेगेटिव चार्ज है, एक 6, ठीक है, ये आ जाएगा। और जैसे ही आप ये निकालोगे आप बोलोगे सर ये तो आ रहा है 6, और जैसे ही आप 6 निकाले आप हो गए, सॉरी 3 आ जाएगा, और आप बोलोगे sp2। यहाँ पे आप हो जाओगे गलत, स्टार कर देता हूँ, ऐसी जगह धोखा नहीं। NCERT में स्ट्रक्चर गिवन है, एजाइड बोलते हैं। N माइनस, कभी कभी तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज ही पूछा है, याद रखना। और ये क्या हो जाएगा N नेगेटिव, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर, याद होना चाहिए, और ये लीनियर ही होता है, ठीक है। तो जहाँ भी धोखा हो सकता है उसे ज़रूर ध्यान दिया जाए। BRF5 इस पर आप लगा सकते हो, BRF5 लीनियर है कि नहीं। तो स्टेरिक नंबर आप निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/2, 7 हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन का 7, साइड एटम 3, और ये हो जाएगा 10, 5 आ जाएगा sp3d। लेकिन मज़े की बात क्या है पता है, लोन पेयर निकालो, और उसमें बोला है शेप ज्योमेट्री को बात नहीं किया है, तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, शेप और ज्योमेट्री। कोई लीनियर आए तो लीनियर ही मानना है। 5 - 3 इसमें आ जाएगा 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो 2 लोन पेयर आता है तो हमेशा याद रख लेना, एक्सियल पोजीशन ये वर्टिकल वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को इस पर रखना होता है। और 2 लोन पेयर आता है तो हमेशा यहीं पे लगाना है, ऐसे। एक आता है तो यहाँ लगाना है, 3 आते हैं तो आप क्या करोगे, 2 यहाँ 1 यहाँ। तो ये अगर आप नोटिस कर पा, अच्छा BRF3 है तो ये लीनियर नहीं होगा भाई, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। N3 तो लीनियर है। I3 प्लस देख लेते हैं एक बार, I3 प्लस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लो, I और I2 प्लस, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 7 -1 + 2 कितना, ये आ जाएगा 4। 4 तो sp3 होता है, किसी हाल में ये लीनियर नहीं होगा। I3 माइनस चेक कर लेते हैं, तो I3 माइनस, ये IIT एडवांस पूछा था, I3 माइनस का I और I2 माइनस, उसमें मल्टीपल ऑप्शन था, ये मत सोचना कि हमसे एडवांस पूछ रहे हैं। और इवन नीट में तो आया भी था, आइसोमेरिज्म का एडवांस का आया था, C3H6 वो कुछ लिखा था 2025 में, ये एक ऑप्शन था उसमें एडवांस में। तो ये हो जाएगा, स्टेरिक नंबर निकालो तो 1/2, और ये हैलोजन 7, एक नेगेटिव चार्ज है, 2 हैलोजन है, टोटल आ जाएगा 5। 5 मतलब क्या हो जाएगा sp3d। लोन पेयर निकाल लो, आ जाएगा 5 - 2, 3 लोन पेयर आ गया। और ये लीनियर है भाई, ये लीनियर है, 3 लोन पेयर आ गया, मेरे को समझ आ गया है कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें देखो कैसे बनेगा लीनियर, मैं दिखाता हूँ। I और ये हो जाएगा I, और 3 लोन पेयर था, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, और I माइनस था तो उसको आप ऐसे लगा लो, तो ये लीनियर है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात बता रहे हैं। चलो ये देखते हैं। देखो इसमें बोला है एक रिएक्शन है, P से X है और Q से Y है, ये गिवन है प्रोडक्ट। तो बोला है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ X एंड Y आर डबल, ठीक है, कंसंट्रेशन डबल करो, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पहले रेट तो इसका लिख लो, रेट हम मान लेते हैं P है, P⁴X और Q⁴ Y है, ये हमने मान लिया क्योंकि अपन को कुछ पता नहीं था, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है ये XY है ना भाई, तो हमने P क्यों लिख लिया, ये XY गिवन है ना, तो ये X है, X⁴ क्या हो जाएगा A मान लो, और ये Y है, Y⁴B मान लो। एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो स्टोइकियोमेट्री को आप पावर में नहीं लगाओगे क्योंकि पता ही नहीं है वो, एलिमेंट्री के लिए ये आप लिखते हो जो यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव में। अब बोला है डबल कर दो कंसंट्रेशन, तो जो रेट हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 16 टाइम्स, 16 हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन दोनों का डबल कर दे रहे हो, A और ये क्या हो जाएगा B, ये B, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और बोल रहा है इफ़ ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ X इज़ डबल, तीसरा भी केस है, Y कीपिंग Y कांस्टेंट द रेट इंक्रीज, मतलब तब 4 टाइम्स रेट हो जा रहा है जब आपके पास क्या हो रहा है, K भी लिख लो यहाँ, जब आप क्या कर रहे हो
एक्स को डबल कर रहे हो, मतलब एक्स को डबल कर रहे हो आप, बाकी वाई को ऐसे ही रख रहे हो, ठीक है। तो सॉल्व ही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है फिक्स। अब दोनों को आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3, कहीं भी डिवाइड कर लो, बस एक्स वाई की ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो 16r डिवाइड बाई 4r, और ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, के 2x वाली वैल्यू 2x है, और ये क्या है 2yb, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के 2x टू द पावर a y टू द पावर b। ये कट्टम कुट्टम, ये भी कट्टम कुट्टम, तो ये 4 4 जा 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा y से y कट्टम कुट्टम, तो हो जाएगा 2 टू द पावर b, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर b, 2 से 2 कट्टम कुट्टम, b इक्वल टू आ गया 2। अब जैसे ही b इक्वल टू 2 आ गया, एक काम कर लो, एक काम और कर लो, फर्स्ट को डिवाइड कर लो थर्ड से, तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, r अपॉन 4r हो जाएगा, और वो y से y कट जाएगा, और k से k कट जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर a, तो ये भी कट्टम कुट्टम हो जाएगा, और जैसे कट्टम कुट्टम हो गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का पावर a, ये कट्टम कुट्टम a इक्वल टू आ गया 2। तो आपके पास रेट ला इक्वेशन क्या आ गया भाई, ना और रेट लिख सकते हो के x टू द पावर 2 और ये y टू द पावर 2। ओवरऑल क्या पूछा, डिटर्म ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 2 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछता तो क्या एक्स पूछता तो a 2, y विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो जाता, ओवरऑल पूछा तो ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन, अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए। तो Br2 गिवन है, 2 बार भी गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में गिवन है, तो आप जो भी अल्काइन होता है ना, वहाँ ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाता है, तो आप एक बार डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन से ब्रोमीन को जोड़ दो, ठीक है, जुड़ गया। और एक बार आपको और गिवन है Br2, दो भी, एक बार Br2 लिया, एक बार और Br2 लिया, फिर से एक बार और टूट जाएगा वो, अब तो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा Br और यहाँ पे Br और ये Br हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे 1, 1 2, 2 ऐसे का, तो 1 2 3, तो देखो 1, 1 2, 2 टेट्रा, और ब्रोमो, 4 ब्रोमो है तो टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बता दूं, जो लोग नए हो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझना, नीट 2025 का जो भाई, अच्छा पहले जुड़ चुके हो, इस थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, है ना, नहीं आप इरिटेट हो जाओगे। देखो, क्योंकि है ना, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, और मेरा फ़र्ज़ भी है, क्योंकि बहुत लोगों तक कंटेंट नहीं पहुँचा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आके रोते हैं, किसी के साथ कोई कह रहा है मैंने 20,000 का मेंटरशिप ले लिया है, बात ही भी नहीं होता, कोई किसी को भी कोई लगा दिया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं भाई आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं, है ना, तो आप ऐसे इतना पैसा मत बहाया करो। मुझे लगता है वो लोग जिस हिसाब का मेंटरशिप दे रहे हैं उससे 100 टाइम्स बेटर हाँ हम जो यहाँ यूट्यूब पे फ्री में दिए हैं वो कहीं है कंटेंट, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो नीट 2025 का जो पेपर था भाई, पहले आप प्रूफ देखो, रेलेवेंसी देखो, कंटेंट जाके चेक करो, फिर आप बिलीव करना। जो नीट 2025 का पेपर आया था, हमने जो विदिन 2 मंथ कराया था, वो पेपर बिल्कुल यही था। ये देखो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पूरा ही जाके चेक कर लेना, है ना। और ये फ्री था, ऐसा नहीं पैसा लेके 40,000 ये वो फलाना का, ये मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने कराए थे, तो वही कॉन्सेप्ट पैटर्न आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसी से एकदम मिलते जुलते, मतलब आपको बस डाटा चेंज होगा, ठीक है, ऐसे आए थे। तो अब क्या होने वाला है, अभी हमने ये लास्ट ईयर तो जल्दीबाजी में करा दिया था, अभी हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया है, जो हमसे शुरू से जुड़े हैं, और जो 5 स्टेप स्टडी को सिंसियरली फॉलो करेगा 180 आउट ऑफ ला सकता है, पहली चीज़। और पेपर 100% मैच करा दूंगा, देख लेना, मतलब पैटर्न फॉर्मेट मैच करा दूंगा, ठीक है। और ये वो 160 तो मिनिमम है, और टेस्ट में इवन संडे स्पेशल जो टेस्ट हुआ है हमारा मेंटरशिप का, मेंटरशिप भाई 200 का था, बस सिंपल, पहले 90 रुपीज़ का 99 का था, 200 बताता हूँ सारी चीज़ें, तो वो 160 तो नॉर्मल है सबके लिए। पहला स्टेप है 5 स्टेप में क्लासिक 1 शॉट, क्लासिक 1 शॉट इस लेवल का कराया है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया क्लासिक 1 शॉट। अब ये 1 शॉट के बाद आपको 10 लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, थियरी सब कुछ हो जाएगा भाई, और ऐसा नहीं 10 घंटे के लेक्चर हैं, ठीक है। आपको बता
तो ये सारे क्लासिक वन शॉट हैं और ये एक यूनिक लेवल से आपको पढ़ने का मिलेगा, है ना। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं वही फील करके पढ़ाता हूँ कि मुझे कैसा कंटेंट चाहिए, सामने वाला कैसा समझाना चाहिए कि मुझे समझ आ जाए, है ना। तो मैं क्योंकि बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट था, एकदम नेगेटिव नंबर आते थे, नाम अपना नहीं दूसरे का लिख के आता था टेस्ट में, सो दैट बेइज्जती ना हो, तो इस लेवल पे था। मतलब मेहनती तो था, मैं लापरवाह भी नहीं था, पर वो टीचर ठीक है, और उनकी भी गलती नहीं होगी शायद, क्योंकि भाई उनको रैंक कर देना है, उन्हीं पे फोकस करना है जो है, लेकिन वो उसमें कई बच्चे होते हैं। तो भाई मैंने वही सोच के कंटेंट बनाया। अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ आती ना, एक बार मेरा लेक्चर आप चेक करना, ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, आई प्रॉमिस यू विल फॉल इन लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। आपको कभी नहीं समझ आया, आप मेरा लेक्चर देखना, ऑर्गेनिक ज़ीरो से कनेक्टिविटी है। तो फिलहाल सारे चैप्टर के हमने क्लासिक वन शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे दे दी है। ये एक अलग लेवल से, और ज़्यादा घंटे के लेक्चर नहीं है, 2-3 घंटे के हैं। इसमें 5-7 से किताबें एडेड हैं, NCERT बेस्ट किताबें ऑर्गेनिक की, जो आप मार्केट में सुने ही नहीं होंगे, है ना, फॉरेन ऑथर, और सारे एक्सेप्शन सब कुछ अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हो सारे चैप्टर तो मैं कहूँगा अभी टाइम नहीं है, अभी मत देखना, क्योंकि आपकी 15 दिन एग्ज़ाम बचे हैं। अगर टाइम है तो आप इसको देखना बढ़िया से, आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुपर 45 क्वेश्चन। ये 45 क्वेश्चन भाई ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र। मतलब आप देखो, क्वेश्चन ऐसे होता है ना, एक दिखता है उसमें मेहनत की, हाँ भाई मेहनत की लिया गया, ये सब कुछ हैंड से बनाया है। सोचो कितना, 1 घंटे तो लगता है पेपर क्वेश्चन सेट करने में, बनाने में, तो 1-2 घंटे लगातार बैठूं तब, नहीं तो 1-2 दिन, है ना। तो ये देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी बता के बात ख़त्म है। मुझे वो गंदा लगता है जो ऐसे 2-4 बातें बताएं हैं ख़त्म। सब बताओ ना पूरा, जिसे थियरी भी, अगर स्टूडेंट थियरी नहीं पढ़ना चाहता तो क्वेश्चन से ही सब कुछ कवर हो जाए। और 45 क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर करते हैं, पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के। तो ये सुपर 45 है। मैं कहूँगा क्लासिक वन शॉट जो पढ़ चुके हैं उसे स्किप करें, आप सुपर 45 ज़रूर पूरा चैप्टर देख लो, देख के कॉन्सेप्ट पैटर्न याद कर लो, लिख के। कभी कभी देखते रहते हैं, लिखते भी नहीं है तो भूल जाते हैं, जब लिखते हैं तो रैंडमली लिख लिया करो बीच बीच में, जब लेक्चर देखो कि हाँ ये लिख पा रहा हूँ कि नहीं। ये सारे चैप्टर के, ठीक है, सुपर 45 सारे चैप्टर के हमने करा दिए हैं भाई। थर्ड स्टेप ये था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लास्ट ईयर मैंने 3 स्टेप स्टडी कराया था, जिसमें 37 ईयर PYQ भी था। ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ा है, जाके देख लो। कई लोग को रट लगाए होंगे ना, सर PYQ करूँगा या ना करूँगा, सब पहले करा के मैंने रख दिया है, और उससे 10 स्टेप आगे चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो 37 ईयर PYQ कराया, हल्का फुल्का नहीं। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सुपर 45 सब कुछ समाहित किया हुआ है अपने अंदर। तो आप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो, मैं कहूँगा चैप्टर वाइज, जो कि हैंड रिटन वो भी थे, और उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर दो, लेकिन सुपर 45 ज़रूर देखना। फोर्थ स्टेप है संडे स्पेशल टेस्ट। भाई संडे स्पेशल टेस्ट, ये मेंटरशिप हमने लॉन्च किया था, सो दैट आपके साथ स्कैम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी टेलीग्राम पे मैंने देखा, कुछ लड़कियां हैं ना हमारी स्टूडेंट, वो बता रही थी भैया कि 20,000 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पेपर से आएगा क्वेश्चन, ऐसा वैसा। वो स्कैम है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना भाई। इमोशनल आपके साथ कुछ भी खेलेंगे, ये सब मत देखो। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट करते हो, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। परेशान मत हो, थोड़ा डिप्रेशन भी आ सकता है, स्ट्रेस आएगा इस टाइम, है ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नहीं भाई, इन सब चीज़ ज़िंदगी से कभी भी हारना नहीं होता है यार, है ना। अगर सोचो मैं आपकी जगह हो, तो मैं वहाँ पे होता, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, आपके पास तो इतने लोग हैं बताने के लिए। तो यार बढ़िया से अपने माँ बाप का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, मेहनत से पढ़ो, हुआ नहीं हुआ तो यार ट्रस्ट इन गॉड, जो होगा अच्छा होगा। मैं तो इसी पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि हम पलट के ज़िंदगी देखते हैं तो लगता है यार सब कुछ वेल बैलेंस्ड है, अच्छा हुआ जो हुआ। तो नो टेंशन, खाओ पियो अच्छे से। और हाँ, अगर 200 अफोर्ड कर सकते हो तो लिटरली आप ज़रूर देना। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ अगर आप किसी ईमानदार इंसान के साथ बोलोगे तो सही नहीं होता है ना। तो आप, आई रिक्वेस्ट कि आप सभी 200 में ज्वाइन करो उसे, सो दैट मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ। और व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, पहला वाला है ना, 1000 लोग से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैंने दूसरा कम्युनिटी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करो, पर्सनली मैसेज करो तो हम बताएं, पूरा डिटेल्स शेयर करेंगे। उस मेंटरशिप में आपको सारे PDF मिलेंगे जो हमने बताया, विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, स्पेशल टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में गेस्ट पेपर, ये है गेस्ट पेपर, क्वालिटी ऑफ गेस्ट पेपर आप पहले देखो, फिर आप बात करना, ठीक है ना। जो आप बोलते हो ना पेपर सॉल्व कर रहे हो, टेक्स्ट सीरीज, ये वो फलाना ढमका, आप इसे देखो पहले। ये देखो, ये है केस पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिसमें आपको 10 चीज़ें, एक क्वेश्चन 10 चीज़ें सिखाएं, 4 चीज़ें सिखाएं, 2 चीज़ें सिखाएं। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी सॉल्व कर रहे हो। और एक गेस्ट पेपर वगैरह वहाँ पे मिलता है, खुद से सॉल्व करते हो, फिर डिटेल सॉल्यूशन आता है, आप देखो, ठीक है। तो अभी तक आपके गेस्ट पेपर जो आए हैं वो 5 से 6, ये 6वां गेस्ट पेपर है, 5 आ चुके हैं, आपको मिल जाए, ठीक है।
तो आप फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन इस साल हो जाए, लेकिन जो पहले से मेंटेलिटी बना ली है नीट 2027 के लिए, तो पहले से आप जुड़ जाओ। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये वाला जो हमने दिया है, ठीक है। और पर्सनली मैसेज करके मुझे बता देना हाँ नीट 2027 के लिए, सो दैट जो अभी से जुड़ जा रहे हैं मुझे 1 साल पहले से, तो उनको तो ज़िंदगी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। 180 वाले हैं, 180 आउट ऑफ 180 आएगा उनका, क्योंकि अभी तो मैंने 2-3 महीने जो जुड़ रहे हैं उनके अच्छे स्कोर हो जाते हैं। तो फिर मैं प्रॉपर प्लानिंग करूँगा ना आपके लिए। बहुत सारे मान लो 50, 100, 500, 1000 लोग हो जाते हैं, तो अलग लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, लाइव पढ़ाने, बहुत कुछ प्लानिंग है ना। तो पहले से आप इन्फॉर्म कर दो नीट 2027 वाले जो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है द मेजर प्रोडक्ट, तो ये गिव हाइड्रोकार्बन में भी बताया जाता है कैल्शियम कार्बाइड H2O से रिएक्शन करेगा H2O से, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो H2O और ये 2 होता है यहाँ पे, जब इसको हम आगे लिखेंगे CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2, एसिटिलीन बनेगा, मतलब इथाइन बन गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो, सॉरी थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम कार्बाइड का भी होता है, वो भी आप याद रख लेना। देखो, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिंक्शन। तो देखो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, पिन डिस्चार्ज क्यों हो जा रहा है पता नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो कांट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एसिडिफाइड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन गिव ब्लड रेड कलरेशन विच कन्फर्म द प्रेजेंस। तो देखो, बेसिकली सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाए, हीट करते हैं, पेन थोड़ा मेरा धोखा दे दे रहा है, NaSCN बनता है, ठीक है। अब जो वहाँ पे साइनाइड वाला है SCN, वो Fe3+ के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है, आयनिक फॉर्म लिख रहे हैं, तो यहाँ पे FeSCN और ये 2+ बनाता है, और ये क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर, ठीक है। और जैसे ब्लड रेड कलर मिलता है तो इसे कन्फर्म होता है कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन और सल्फ़र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, जो वेपर प्रेशर होगा, बेसिकली अगर मैं बोलूँ, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, या नंबर ऑफ आयंस देख लो, जो आई निकलता है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो क्या है, शुगर सॉल्यूशन का आई वैल्यू यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। KCl का अगर आपको देखना है तो ये ब्रेक करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फ़ा हमेशा 1 होता है और ये सब स्ट्रॉन्ग ही। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, I = कितना आएगा 1, और 1 डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और CuNO3 ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2+, और ये क्या हो जाएगा NO3-, लेकिन बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे आई कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और AgNO3 जो है, AgNO3, इसको ब्रेक करोगे तो आपको Ag मिलेगा और प्लस NO3-, तो यहाँ आई कितना है 2 है, तो सब ज़्यादा आई कहाँ है, तीसरे में है, तो यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा, कम वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, आप पढ़े हो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है, पेन इरिटेट कर दिया मुझे, तो वहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा H होता है, डेल्टा H होगा वो भी 0 हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 0।
तो उस केस में ए का अपने पास हो जाएगा थर्ड। नेगेटिव डेविएशन अगर कहीं पे होता है तो ए बी का जो इंटरेक्शन होता है, ए बी क्या है, सॉल्यूशन है, ए बी का जो इंटरेक्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा किससे, बाकी जो है आपके पास पेन नहीं चल रहा है यार, दिमाग ख़राब हो गया। आई होप कि अभी सही हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डेल्टा एच डेल्टा वी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और पी टोटल जो होता है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रख लेना, जो अगर मान लो नेगेटिव डेविएशन है तो ए बी होता, क्योंकि पी टोटल कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, ए और बी का जो होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। ये नेगेटिव डेविएशन का केस है, याद रख लेना। और अगर पॉजिटिव डेविएशन यही है तो उस केस में अपने पास जो ए बी का फोर्स होता है वो कम हो जाता है ए और बी से, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पर भी डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो और डेल्टा वी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। हेनरी लॉ क्या होता है, जो ये होता है पी होता है के एच इंटू एक्स होता है। और नेगेटिव डेविएशन तो हमने आपको बता ही दिया, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ही, तो ए का थर्ड कहीं भी दिख रहा है, यस एक ही ऑप्शन है, बी का सेकेंड, ठीक है, बी का सेकेंड। मैंने ये टिक सही से नहीं किया तो कर देते हैं। मैंने बोला आइडियल सॉल्यूशन का ए का थर्ड हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में बी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, पॉजिटिव में ये हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको पता है ये सॉल्यूशन चैप्टर में बाकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। चलो ये देख लेते हैं। तो देखो लिखा है राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, आप हमेशा याद रख लो। एक होता है लोन, लोन का मतलब क्या होता है, अगर लेफ़्ट हैंड साइड, एल मतलब लेफ़्ट साइड होता है, और ओ मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ए मतलब क्या होता है, एनोड होता है, और एन मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये याद रख लो, बाकी जस्ट इसका रिवर्स कर देना। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन है। तो देखो H2 ज़ीरो में होगा, और HCl अगर है, HCl है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा तो हर जगह ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें ऑक्सीडेशन राइट साइड क्या हो जाना चाहिए, राइट साइड AgCl है, Ag यहाँ पॉजिटिव में है, और लेफ़्ट साइड क्या है, Ag सॉलिड है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे है रिडक्शन। तो ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर फर्स्ट क्यों नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे H2 का ही फर्स्ट अगर आप ले लेते तो यहाँ पे इतना तो ऑक्सीडेशन पता चलता, कुछ अलग अलग ही मटेरियल हो गया। आप H को कहाँ पे ले जाते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसमें तो चलो ठीक है, इसलिए यहाँ पे H प्लस है, H0 है, यहाँ पे H प्लस है, इसमें तो कुछ किसी का अलग अलग ही सारे एलिमेंट ही अलग हो गए। तो इसलिए हमने सेकेंड को सेलेक्ट किया। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है ना। और यहाँ पे 0 से +1 जा रहा है, और ये तो सेम, अच्छा ये सॉलिड लेना था ना, AgCl क्या होता है, सॉलिड होता है, और यहाँ पर ये भी सॉलिड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक्वस दे रखा था, ओके। तो ये चीज़ याद ज़रूर रख लेना, एक्वस वाला नहीं होता है, AgCl लेते हैं, ठीक है। AgCl एज एक्वस, बट AgCl इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, इसलिए लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो फंक्शनल आइसोमर होने के लिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, फर्स्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट में दोनों एस्टर है। अगर ये वाले कंपाउंड में आप देखो तो ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, दूसरा वाला भी एस्टर है, ठीक है, ये भी एस्टर है। तो ये तो होने से नहीं रहा, तो फिर कौन सा हो जाएगा। अगर हम सेकंड में देखेंगे तो ये वाला ईथर है और ये वाला क्या है, एस्टर है। तो इसलिए ईथर एस्टर दिख गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। देखो पहला वाला अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में अपने पास बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखो ये ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ पे सेकंड में क्या है, ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज है, और थर्ड में अपने पास ये है। तो अगर आप नोटिस करो ये ऑक्सीजन है, इसके बगल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। और कहीं पे अगर बैक बॉन्डिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए हमारे पास सेकंड वाला तो फर्स्ट सबसे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। और कार्बोकैटायन जो होता है हेट के, ये ऑक्सीजन माइनस आई लगाएगा और यहाँ पर भी माइनस आई लगाएगा, ठीक है, रेजोनेंस हो नहीं रहा है तो माइनस आई देखो। और कार्बोकैटायन हेट करता है, कार्बोकैटायन हेट करता है माइनस आई से और लव करता है प्लस आई से, कार्बोकैटायन। तो सेकंड हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो हेट करता है तो पास में नहीं रहना चाहेगा। और ये तो ए का जो होगा सेकंड थर्ड फर्स्ट, देख लेते हैं, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ए का आर कहीं पे दिख रहा है, ए का आर, ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये और ये, ए का आर हो जाएगा। अब बी का देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे 1 बार रेजोनेंस है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसलिए बी में अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करो, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो बी का एस हो जाएगा। बी का एस कहीं पे दिख रहा है, बी का थर्ड सेकंड और फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, हाँ बी का एस है। तो देखो कोई ऑप्शन में नहीं गिवन है, वो गलत है, नहीं गिवन है भाई, आप लिख लो, जो ये तो हमने लिख लिया फर्स्ट वाले का है, और बी वाले का मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, थर्ड फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा, याद कर लो, जो कि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसा, ठीक है। बी का यस कहीं पे दिख रहा है, बी का यस किसी में नहीं है, जो कि गलत है ना, ऑप्शन सारे गलत हैं भाई, बी का यस होना चाहिए। और थर्ड का सी का हम चेक कर लेते हैं, सी का हम देखेंगे तो, और यहाँ पे ये बी वाला आप ऐसे सोचोगे गलत कर दोगे। एक चीज़ अभी समझ आया मुझे कि ये वाला जो है ना, इसमें एंटी एरोमेटिसिटी आ जा रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये वाला तो रेजोनेंस है सिंपल, और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कहीं पे आ जाता है, देखो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक कोई चीज़ अगर होता है तो भाई लीस्ट स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए अभी समझ आया भाई, तो बी का अपने पास सेकेंड हो जाएगा, फिर अपने पास कौन सा हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, और फिर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो इन्होंने ये सोच के आंसर लगाया है, ठीक है, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है, और इसलिए सेकेंड वाला फर्स्ट, सेकेंड फिर फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यस, ये सोच के इन्होंने लगाया, बढ़िया क्वेश्चन थे भाई। और इसमें देखोगे तो अगर हम इसका रेजोनेंस बना के देखेंगे तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे पसंद होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहना चाहेगा। इसको देख के नहीं बताओगे, ये तो कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, रेजोनेंस बना के देखोगे तो नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन पे, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपने पास ये तो सी का थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो आप कर पाओगे, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो ये देखते हैं, देखो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पी एब्सेंट, ये हमारी ट्रिक है, पी एब्सेंट NCO, पी एब्सेंट मतलब ये अंडरस्टूड है, मन की बात है, COS भी नहीं होना चाहिए, लेकिन याद आप इसको रख लो, और COS अपने मन में रखो, है ना। पी एब्सेंट NCO मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कायरल होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और इसका जस्ट रिवर्स कर देना अगर दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बस अब देख लो भाई, अगर हम इसमें देखेंगे, कलर चेंज करते हैं, तो इसमें आप देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और POS है, तो POS है तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा, ये है तो ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम कट करके देखेंगे तो कहीं से भी किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इक्वली भाग में डिवाइड हो और आपस में वो मिरर इमेज होने चाहिए,
तो ऐसे कट करो तो ये POS एब्सेंट है और COS तो एब्सेंट साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, कायरल। ऑप्टिकल एक्टिव हुई हो जाएगा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। थर्ड वाला भी ये देखो, इसमें भी वही प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। COS तो दूर दूर तक नहीं है। इसमें भी क्या है, POS नहीं है, POS नहीं है और COS भी नहीं है, तो ये भी कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड तो कायरल है, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं। ये फोर्थ वाले में भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है मुझे। ऐसे देखो, कट करो, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें POS है, तो ये ए कायरल हो जाएगा। कायरल कौन सा है, सेकेंड और थर्ड कायरल है, ठीक है। ये याद रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ होती है, आप कहीं में से पूछोगे तो भाई आओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जाके एक बार चेक कर लो, आइसोमेरिज्म का समझ आ जाएगा। जैसे देखो ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, तो यहाँ पे POS भी है और COS भी है। ये वेज डैश मतलब बिलो द प्लेन, वेज मतलब एबो द प्लेन। तो जब प्लेन के ऊपर जाओगे तो ये मिलेगा, नीचे जाओगे तो ये मिलेगा। तो इसमें COS भी है। COS मतलब सेंट्रल से चलो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। 3.6 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव इतना CO2, द परसेंटेज ऑफ NaHCO। तो देखो सरल सवाल है, आप पहले इक्वेशन लिखो, 2 बैलेंस इक्वेशन लिखना। 2NaHCO3 को जब आप गर्म करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी गिवन है, तो आपको Na2CO3 मिलेगा, उसके साथ साथ H2O और CO2 मिलेगा। अब समझना, यहाँ से अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन बैलेंस इक्वेशन, तो आप नोटिस करो इसके और इसके बीच में बात हो रही है। तो 1 मोल CO2 से कितना आपके पास मोल NaHCO3 मिल रहा है, 2 मोल NaHCO3 मिल रहा है। तो अगर हम इसका मोल वाला फार्मूला लगाएंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो हमारे पास वेट कितना हो जाएगा। अगर वेट आप देखोगे तो मोल गिवन है 2, मॉलिकुलर वेट 84 होता है, तो आपको 168 ग्राम मिल रहा है NaHCO3, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 44 ग्राम से ये इसका 1 मोल मतलब क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट। 44 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है, 168 ग्राम NaHCO3 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, तो वही बात है, 10 टॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये, तो एक टॉफ़ी का प्राइस, तो 44 ग्राम से 168 मिल रहा है, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, 168 डिवाइड बाई 44, और कितने ग्राम से पूछा था, 4.4 ग्राम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 168 डिवाइड बाई 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यही तो गिवन था क्वेश्चन में, 4.4 ग्राम से CO2 कितना मिलेगा। तो पहले ये निकाल लो, इसको निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो ये आ जाएगा 16.8 ग्राम। और जब आप प्योरिटी निकालते हो, परसेंटेज प्योरिटी निकालते हो भाई, परसेंटेज प्योरिटी, तो आप हमेशा याद रख लो मास ऑफ प्योर NaHCO3 है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको हम लिखोगे मास ऑफ प्योर NaHCO3 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो आपको मास ऑफ जो आपने निकाल लिया वो कितना है, 16.8, और टोटल मास ऑफ सैंपल कितना गिवन था, 33.6 ग्राम गिवन था, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 50% आ जाएगा, परसेंटेज में 50% आंसर, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल था। चलो नेक्स्ट देख, ये सवाल में क्या बोला है कि इन अ कंटेनर हैविंग 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर है, 180 ग्राम वाटर है एक कंटेनर में, तो मोल निकाल लो, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट आपको गिवन है 18 और मॉलिकुलर वेट हो जाएगा वाटर का 18 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया। ये कितना मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 मोल आ गया। अब बोला है 3 मोल ऑफ वाटर आर इवेपोरेटेड, देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर लेफ्ट। अरे ये क्या बात हुई, ये तो बहुत सरल सवाल हो गया। मतलब 10 थे, उसमें से 3 मोल क्या हो गया,
लेफ्ट हो गया, तो बचेंगे कितना, रिमेन कितना करेंगे। अरे यार ये तो बहुत सरल सवाल हो गया। तो 10 - 3 मोल, ये मोल को बाहर लिख दो, तो कितना आ जाएगा 7 मोल। और मोल को आप क्या लिख सकते हो, Na। एक मोल कितने बराबर होता है भाई, मोल को आप लिख लो Na लिख लो, तो आंसर हो गया क्या। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। इन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, इंसिडेंट एनर्जी जो होता है वो वर्क थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन प्लस h इंटू म्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है वो, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें क्या ही बोलूँ। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये भी याद है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ये क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखो डाइपोल मोमेंट का एक ट्रिक सिखाया था BF3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोरॉन का 3, साइड एटम कितने हैं 3, तो म्यू हो 7 क्यों लिख रहा मैं, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 0, मतलब हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इसको तो पीछे रखो सबसे। NH3 और NF3 में आप ट्रिक से नहीं लगा सकते। देखो मैं ये भी ले लिया हूँ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाना है बताता हूँ। लोन पेयर लगा लो और लोन पेयर इसको भी लगा लो। तो नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे लगाओगे, और लोन पेयर में तो उधर ही जाएगा, नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, बाकी नाइट्रोजन लोन पेयर में उधर जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट कैंसल आउट हो रहा है थोड़ा सा उस वाले केस में फ्लोरीन में, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा NH3 का, और फिर NF3 का, और फिर BF3 का। तो ऑप्शन नंबर NH3 और NF3 और BF3 थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। तो जो बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC, मतलब CFSC जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है। नेचर ऑफ लीगेंड, लीगेंड पे डिपेंड करता है भाई, बिल्कुल करता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वीक। चार्ज ऑन मेटल पे करता है, यस भाई बिल्कुल डिपेंड करता है, चार्ज ऑन मेटल, सेंटर मेटल पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना CFSC ज़्यादा होगा। और वेदर द फर्स्ट इज़ इन द फर्स्ट, सेकेंड और द थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन स्टेप। हाँ भाई, जो 4D और 5D होते हैं उनके वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा सब। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये भी है, तो कोबाल्ट निकाल लेते हैं, CO NH3 और 6 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये X है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 और टोटल चार्ज 3, तो ऑक्सीडेशन आ गया CO+3। तो इसको लिखेंगे तो 3D, मतलब +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D7 4S2, S2 से 2 निकल गया, और एक यहाँ से 3D6 आ जाएगा। और NH3 हमेशा कोबाल्ट के साथ विथ कोबाल्ट NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल है ना, स्प्लिट करोगे T2G और EG में हम स्प्लिट करेंगे। ये क्या होता है T2G और ये क्या होता है EG, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3, और पेयरिंग कर लो 4 5 6, तो T2G में आया 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो T2G में पहला वाला तो चलो मिल गया। दूसरा वाला देख लेते हैं, Fe और F6 3- है, तो यहाँ पर भी आयरन +3 में ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है, और ये 3D4 हो जाएगा, हाँ सॉरी 3D5 4S2, तो S2 से और 3D5 बन जाएगा, मतलब S2 से 2 निकल गया और 3D6 में से 1 निकल जाएगा, तो ये हो गया। और ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, यहाँ पे क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, याद रख लेना, फ्लोरीन जो होता है Ni4+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक्सेप्शन वाली बात जहाँ पे आती है यार।
और कोबाल्ट 3+ वाटर के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, ये भी याद रख लेना। कोबाल्ट 3+ H2O के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सारी बातें याद रखना। तो इसको हम स्प्लिट कराएंगे D5, फटाफट लिख लो। तो वीक फील्ड लिगेंड 2, 3, 4, 5, तो T2G में 3 और EG में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये EG है और ये T2G। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो जो मॉलिस टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, बाकी से हमसे मतलब नहीं था। तो बस यही सेकंड हो गया है ना, नॉट करेक्ट है। प्रोटीन के लिए तो अलग अलग टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है कि मैच द लिस्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अपने पास इसका जो हो जाएगा बी का एक्राइलिन हो, C+C बताता हूँ, ये जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें बताते हैं। सी एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, फिर भी अगर अपने पास इसको ऐसे रखते हैं C+O CH, ठीक है। तो ये एक्रोलिन होता है, एक्रोलिन, ठीक है, जो भी आपको बोलना बोलो। और बस हम इससे पता कर लेंगे। बी का हो गया 4th, तो बी का 4th गिवन है, ठीक है। और ए का फर्स्ट, अरे गिवन है मतलब थर्ड भी निकालना पड़ेगा अपन को। थर्ड जो हो जाएगा इसमें आइसोब्यूटाइलडिहाइड है, ठीक है। सी का सेकंड हो जाएगा मेसिटाइल ऑक्साइड, और एक इसका ये हो जाएगा एल्डिहाइड दिख रहा है, तो ये एल्डिहाइड वाला ही होना था। तो ऐसे हिंट मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लो, कभी कभी ये चीज़ें भी आपको काम आएंगी। चलो असर्शन रीजन, तो देखो इसमें NaHSO3 इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बेंजोल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन परफ्यूमरी, दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन, तो देखो इसका एरोमेटिसिटी का ब्रह्मास्त्र ट्रिक दिया है हमने, एक कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज है जिसमें बता देते हमने एरोमेटिसिटी का ऐसा ट्रिक बताया कि जी एडवांस तक के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखो पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, एक भी sp3 कार्बन दिखे तो नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई, लोन पेयर है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज 0 होता है। अच्छा, लोन पेयर वही कंसीडर करना है जो रेजोनेंस में जाए। जैसे देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6/4, 3/2 क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड है 2 और /4 क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, एरोमेटिक, ठीक है। एक्सेप्शन याद रख लेना, कहाँ गया ये, एक सेकेंड, ये एक्सेप्शन है, ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बाकी ये लेक्चर देख लो जा, वैसे बता तो सब कुछ ही दिया मैं। तो ये देखो ये 4 डिवाइड भी क्या हो जाएगा? 4, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक, डिवाइड तो हो गया ना, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हो जाएगा। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कटायन, साइक्लोपेंटा, ओके, तो मतलब साइक्लोपेंटा है और डाई इनाइल है, कटायन है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है सीधे। और साइक्लोहेप्टा टेट्रा इनाइल अनायन, साइक्लोहेप्टा है तो मतलब हेप्टेन, 7 कार्बन होगा ना हेप्टेन में, और ट्राई इनाइल है मतलब ऐसे होगा, और क्या है? अनायन है, तो अनायन है, ठीक। तो ये भी एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 डिवाइड बाई 4, ये भी डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन, तो ये तो हो गया ना, अनायन है इस बार, साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये एरोमेटिक हो जाएगा, दिख गया साफ साफ। 6 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। तो टोटल कितने हैं ऐसे? 3 ही तो हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। बाकी ये लिख दिया मैंने, ट्रिक जो था याद रखना आप। चलो नेक्स्ट देख, तो देखो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1.6 मोलर Al2SO4 थ्राय। तो इसका पहले कॉन्सेंट्रेशन आपको इसको लिखो Al2SO4 थ्रायस। आयन की बात किया तो आयन में ब्रेक कर लो, Al2 और क्या हो जाएगा प्लस SO4 3 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
और Al3 होता है ना भाई, Al3 प्लस और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे Al2SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आयंस कितने हैं इसमें? टोटल आयंस जो हैं वो हैं इसमें 5। और आप एक काम कर लो, इससे मोल निकालो। मोल कैसे निकलते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। तो टोटल मोल कितना आ जाएगा? मोलैरिटी है 1.6 और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो ये आ जाएगा मोलैरिटी 3.2 मोल्स आ जाएंगे, है ना। अब जब भी आपको कभी नंबर ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयंस बोला है, तो आपको जो भी मोल गिवन है उसको, ठीक है, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na और मल्टीप्लाइड बाई टोटल आयन कितने हैं आपको, टोटल आयंस कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर मान लो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते, टोटल एटम पूछता तो यहाँ पे एटॉमिसिटी लिखते, कितने एटम हैं इसमें 2, और ये पूरा काउंट करते। तो यहाँ पे मोल हो जाएगा 3.2 Na हो जाएगा, और ये टोटल आयंस कितना निकाला आप देखो यहाँ पे 2 और 3 5, यही हो जाएगा टोटल आयंस। और Na को 6.023 आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻24। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो कोबाल्ट क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, और ऐसे ऑप्शन में आपको जो आता है वही पकड़ा करो। और जर्मेनियम मेटलॉयड होता है, थोरियम एक क्या होता है? एक्टिनॉयड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर। तो देखो ऐसे केसेस में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अच्छा साइक्लिक बोल दिया है तो आपको साइक्लिक ही बनाना है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ज़रूरत है नहीं। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल पॉसिबल होंगे, ये हो गया। और सभी जितना दिमाग में बना लिया करो, बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह मैच कर लिया करो कि है उतने कार्बन हाइड्रोजन है जितना गिवन है या नहीं। एक तो ये हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, है ना। अब इधर लिखोगे तो सेम ही हो जाएगा। तो टोटल मेरे ख्याल से 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, साइक्लिक बोल दिया था इसलिए हमने साइक्लिक, थोड़ा काम आसान हो गया तो साइक्लिक ही बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट, तो जो 1,2 डायॉल होते हैं इन जनरल, 1,2 डायॉल जो होते हैं वही जो मतलब आजू बाजू में जो OH होते हैं ऐसे, वही बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है। तो एक OH यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ब्रेक होगा आजू बाजू में। एक OH यहाँ भी दिख रहा है, ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ब्रेक होके कीटोन में चेंज हो जाते हैं, तो हमेशा 1,2 डायॉल जो वही ब्रेक। तो यही एक हिंट था, बाकी इस रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में ही देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये OH है, ये OH है, इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे, और एक ये वाला थर्ड वाला, तो ऑप्शन नंबर यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसको भी आप चाहे तो लिख लो, उसमें भी 2 ऑल गिवन है। चलो नेक्स्ट है P4O10 जो होता है वो डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, मतलब पानी को ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा। तो यहाँ से O और यहाँ से H2 को बाहर कर दो, सीधी बात है। तो बचेगा क्या? CN बचेगा। तो बैलेंसी पूरा करके देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन 4 बॉन्ड भी तो बनाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको किया गिवन है MEMGBr, तो ये नेगेटिव है और ये मेटल पे पॉजिटिव। नेगेटिव क्या करेगा? तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? PH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Me यहाँ पे जाके जुड़ा था और वो हो जाएगा N पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे गिवन था, वहीं पे H3O+, तो ये तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन OH, ठीक है, और OH लगता है और वहाँ पे H लगेगा, वो H लगेगा। और एक्चुअल में यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे H2O बाहर निकल के एक कीटोन बन जाएगा। आप डायरेक्ट ही बना लिया करो जब भी ये गिवन हो, NH3 को बाहर कर दो। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, NaOH, और ये I2 है और क्या है? H3O+ है। तो जैसे ही ये है,
ये कहीं पे भी याद रखना, कहीं पर भी अगर कीटोन है ऐसे याद रखो। हैलोफॉर्म कौन से रिएक्शन देते हैं, अगर आपके पास कोई भी कीटोन है जिसके पास यहाँ पे CH3 है, या कोई भी अल्कोहल है जिसके पास यहाँ पे CH3 है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन है ना, ये भी देगा ये भी। तो देते क्या है, उसमें एसिड में चेंज कर देते हैं। जो CH3 था वो OH में चेंज हो जाएगा और C डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। तो यही है PH C डबल बॉन्ड हो, और ये जो CH3 होता है ना ये वाला, वो येलो कलर का CHI3 निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही। इट कैन बी रिड्यूस बेंजाइल अल्कोहल यूजिंग NaBH4। अच्छा येलो PPT आ गया, हाँ ये तो येलो आ गया। ऑप्शन 2 खतरनाक ही गिवन है, और C क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिड्यूस टू बेंजाइल अल्कोहल यूजिंग NaBH4। हाँ भाई, अगर यहाँ पे NaBH4 ले लोगे आप, ठीक है, तो ये जो है एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो PHOH। अच्छा वो एसिड है ना, तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देख, ऐसा फील हो रहा है ये एडवांस में पूछा है क्या, पर इजी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगा, पर इजी है ना, सिंपल। तो आपको गिवन है फर्स्ट स्टेप में Br2 और CaOH2। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सीधे सीधी बात है, इजी है। हॉफमैन रिएक्शन क्या कर देगा, अमाइड जो है इसको गायब करके अमाइन बना दो, ख़त्म कहानी। क्या हो जाएगा, NH2 बन गया। तो ए वाला तो NH2 बन गया, ऑप्शन नंबर, अरे 2 ऑप्शन तो ख़त्म है ना। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट है P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फिर से P2O5, ध्यान से देखना, P2O5 ये, तो वहाँ से पानी बाहर निकाल दो, H2O रिमूव, तो साइनाइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, CN बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे CN बन गया तो यहाँ पे आप CH3MgBr ले लो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एडवांस में ही पूछा था। तो ये फिर से यहाँ नेगेटिव वही रिएक्शन अभी प्रीवियस किया था, ये अटैक करेगा, पूरा डायरेक्टली ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्योंकि वही अब तो आपको याद ही होगा, ये C बन गया। अब यहाँ पे I2 आइडोफॉर्म रिएक्शन, I2 या कोई भी बेस ले लो, CaOH2 और डराने के लिए है, तो एसिड बन जाएगा यहाँ पे, है ना। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये एसिड CH3 है यहाँ पे एसिड, और साथ में CHI3 भी बन जाएगा, CHI3 येलो। ठीक है, और फिर से इसको हीट कर दोगे आप, तो वो पिनाकोल रिएक्शन हो जाएगा, CaOH2। और मैं इसको बार बार नहीं आपको बता रहा, आप इसको याद रख लो, है ना, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। अगर ऐसा आता है तो ये बना देना, मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फजान्स रूल्स क्या था, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, तो स्मॉल हाईली चार्ज कटायन, हाँ भाई स्मॉल कटायन, फजान्स रूल जो होता है भाई, स्मॉल कटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए, को हाईली कोवेलेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। तो पहली बात तो सही है। और लार्ज हाईली पोलराइजेबल आयन, हाँ लार्ज एनायन होना चाहिए, ये भी सही है। कटायन विथ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विथ हैव, हाँ अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैं बोल दूँ Ag+Cu+, है ना, जिसमें 3D10 वगैरह आते हैं ETC, वो स्यूडो नोबल गैस होते हैं, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो यस, और ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। तो जैसे ऑड एक्सेप्शन वाले लिखता हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कौन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होते हैं जैसे कि NO2 है ना, ये ऑड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले कौन होते हैं, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो भी ऑक्टेट को पूरा नहीं करते, जैसे BF3, BeCl2, BCl3, है ना। और एक्सपेंडेड होते हैं जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाता है, एक्सपेंडेड, वो कौन होता है, जैसे PCl5, और क्या हो जाएगा SF6 और I3 माइनस CO2 CH4। एक सेकेंड, एक्सपेंडेड वाले पहले लिखता हूँ, I3 माइनस, ये एक्सपेंडेड में आएगा। बाकी जो फॉलो करें CO2 देखो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ CO2 8 है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये
सिंपल है, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, और CH4 भी करेगा सिंपल। तो टोटल अपने पास कितने हो गए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये वाले हो गए, टोटल 8 हो गए। तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए 8 से या कम आ जाए, ज़्यादा आते हैं तो उसको हाइपरवैलेंट बोलते हैं, कम आते हैं तो उसको हाइपोवैलेंट, और 8 है CH4 तो 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, काम बन रहा है। ठीक है, याद रख लेना उन सभी को, क्या पता कभी पूछ ले, भरोसा तो देखो इसको ऐसे निकाल लो, Fe3+ से किस में जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर लिया, सिंपल सी बात। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमें पता है Q क्या होता है, I/T होता है, और एक फैराडे हमें पता है, फैराडे के अकॉर्डिंग Q हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू फैराडे, और ये क्या हो जाएगा I/T हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको फैराडे कितना गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे, इसी को हम फैराडे बोलेंगे। एक रिड्यूस हो रहा है तो आप बोल लो 1 फैराडे से 1 मोल आयरन रिड्यूस हो रहा है ना, 1 मोल Fe2+ मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको गिवन कितना था, 3 मोल से 3 है, और फैराडे कितना यूज है 1, I/T टाइम दे रखा है कितना है, I गिवन है 5, टाइम नहीं गिवन था, तो टाइम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, और 1 फैराडे बराबर वैल्यू पुट करो ना भाई, कितना होता है 96 कूलाम होता है, ये 1 फैराडे 96500 कूलाम। तो पूरा टाइम सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 57990। ठीक है, सेकेंड आएगा 5799, ये 4th हो जाएगा। तो ये सरल था, इसको आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, कभी भी याद रखना ΔH जो होता है ना, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है हमेशा। तो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्या बोला है, सिंपल केमिकल रिएक्शन ये दे रखा है फॉरवर्ड के लिए, और बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी लेस देन भी हो सकता है और मोर देन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। तो देखो एक चीज़ याद रख लो, बोला इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज़ नो सिग्निफिकेंट। नहीं भाई, मल्टी स्टेप में जो होता है ना, मल्टी स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है उसका ओन मतलब ईच स्टेप हैज़ इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, ईच स्टेप का ओन, मैं पूरा लिखूँ या ना लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, मल्टी स्टेप में ओन मॉलिक्यूलरिटी होता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, क्योंकि ओन मॉलिक्यूलरिटी होता है इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ईच स्टेप हैज़ इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या बोला है, आपको बोला है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ -dV/dt। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते, तो जब आप रेट लिखते हो तो कैसे लिखते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट ख़त्म होगा तो इसलिए माइनस लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा dB के केस में, तो इसको भी हम लिख लेंगे -1/dB/dt। अच्छा, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस बस बताता है कि कौन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, कौन रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो 2 इंटू, और दे रखा है डी दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻², 5.2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। और KH सॉल्युबिलिटी, भाई याद रख लो, जो सॉल्युबिलिटी होता है KH वैल्यू वो इन्वर्स होता है, जितना आपके पास KH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आर्गन का क्या हो जाएगा, लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है तो बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ। तो देखो, अगर वीक एसिड है तो हमेशा एसिडिक बफर होगा, जो भी वीक है वही बफर होगा। अगर मान लो वीक बेस है, हिंट होता है,
तो बेसिक बफर होगा, सीधी बात है। तो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट क्या है, CH3COONA, और एसिटिक एसिड वीक है, ये अपन को पता है। वीक जैसे ही मिल गया, वीक एसिड है मतलब एसिडिक बफर फॉर्म करेगा। और अमोनिया एंड NH4Cl इन वाटर, तो ए और सी साफ साफ दिख रहा है, वहाँ पर भी वीक गिवन है, तो ऑप्शन नंबर कौन, सेकेंड हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, मैंने पूरा लिख दिया है, COOH SO3H वगैरह, ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो आप इसको याद रख लो, ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है, चलो फटाफट निकाल लेते हैं, मुझे भी खुशी हो रही है, बहुत देर से बोल रहा हूँ। 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो ये सही बात है, 1-2 ये तो करेक्ट है। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, अगर देखो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड होता है फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज अमाइड लास्ट में आता है, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दूसरा साइक्लोहेक्सेनोइल क्लोराइड, नहीं भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा ना भाई, तो यही इनकरेक्ट है। चलो लगा के आगे बढ़ो, ख़त्म। तो ये रहा आपका गेस पेपर 6, बाकी भी आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, और आप ज्वाइन हो जाओ फटाफट।